नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जीएसटी की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रावधानों को पढ़ने जा रहे हैं। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किसे करवाना होता है, कब करवाना होता है, कैसे होता है, उसके क्या रूल्स हैं, उसके क्या प्रोविज़न है, हम उनको आज करने जा रहे हैं। ऐसा कोई भी व्यापारी जो जीएसटी के लिए उत्तरदायी है, उसे अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यदि किसी व्यापारी ने पुराने अधिनियमों में अपना पंजीकरण करवा रखा था तो वह मान्य नहीं होगा, उसे भी अब नए सिरे से अपना पंजीकरण कराना होगा। सरकार जीएसटी लागू करके न केवल अप्रत्यक्ष कर बल्कि प्रत्यक्ष कर की वसूली भी बढ़ाना चाहती है, यानी कि इनकम टैक्स की। इसलिए जीएसटी के पंजीकरण में पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर की विशेष भूमिका होती है। कोई भी व्यक्ति पैन की सहायता से घर बैठे कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से अपना पंजीकरण करवा सकता है। इस प्रकार से पूर्व के अधिनियमों की तुलना में जीएसटी में पंजीकरण कराना बहुत सरल है। प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति को अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण संबंधी प्रावधान केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम की धारा 22 से 30 में वर्णित है। अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त वस्तु और सेवा कर नियम भी बनाए गए हैं। इसमें नियम 8 से नियम 26 तक में पंजीकरण संबंधी नियमों की व्याख्या की गई है। तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसको जीएसटी चुकाने के लिए उत्तरदायी है, उसको अपना पंजीकरण करवाना जरूरी है। सरकार ने क्या किया है, इसको बहुत ही आसान कर दिया है, इसको पैन कार्ड से जोड़ दिया है, क्योंकि सरकार न केवल अप्रत्यक्ष कर बल्कि प्रत्यक्ष कर की भी वसूली बढ़ाना चाहती है। प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति को पंजीकरण करना आवश्यक है। तो पंजीकरण संबंधी प्रमुख प्रावधान क्या है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। नंबर 1, वह पूर्तिकर्ता जिसका कुल आवर्त निर्धारित सीमा से अधिक है। तो जीएसटी में कितनी बिक्री होनी चाहिए कि उस व्यापारी को या अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति या ऐसा प्रत्येक पूर्तिकर्ता विशेष वर्ग के राज्यों को छोड़कर, विशेष वर्ग के कुछ राज्य हैं उनको छोड़कर अन्य राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में पंजीकरण कराने के लिए उत्तरदायी होगा, जहां पर उसकी माल और सेवाओं, या अगर वो केवल सेवा की पूर्ति करता है, कर योग्य पूर्ति करता है और उसका कुल आवर्त 20 लाख रुपए से अधिक है। ऐसा प्रत्येक पूर्तिकर्ता जिसकी माल और सेवाओं का जो उसकी कर योग्य सप्लाई जो करता है, टैक्सेबल कर योग्य पूर्ति की वैल्यू यदि 20 लाख रुपए से ज़्यादा है, कि अगर केवल माल की पूर्ति करता है, केवल माल की, तो ये लिमिट 40 लाख रुपए है। तो ऐसा प्रत्येक पूर्तिकर्ता जो 20 लाख रुपए से ज़्यादा माल और सेवाओं की या केवल सेवाओं की, दोनों करता है तो भी 20 लाख रुपए, केवल सेवाओं की करता है तो भी 20 लाख रुपए। किंतु यदि केवल माल की आपूर्ति करता है, कर योग्य माल की, केवल कर योग्य माल की आपूर्ति करता है, तो यह लिमिट 40 लाख रुपए है। तो यदि उसका वित्तीय वर्ष में 20 लाख या 40 लाख विशेष वर्ग के राज्यों को छोड़कर, क्योंकि विशेष वर्ग के राज्यों में अलग लिमिट है, विशेष वर्ग के राज्यों को छोड़कर, आगे हम डिस्कस करेंगे विशेष वर्ग के राज्य कौन से हैं। तो विशेष वर्ग के राज्यों को छोड़कर किसी अन्य राज्य में या संघ राज्य क्षेत्र में यदि कोई आपूर्ति करता है और उसकी माल और सेवाओं की वैल्यू, कर योग्य माल और सेवाओं की वैल्यू यदि 20 लाख रुपए से ज़्यादा है, या केवल वो सर्विस की सप्लाई करता है और 20 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उसको पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। जिस दिन वित्तीय वर्ष में जिस दिन भी उसकी जो वैल्यू है, उसके टर्नओवर की, टैक्सेबल टर्नओवर की 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है सप्लाई की वैल्यू, तो उसको पंजीकरण करवाना जरूरी हो जाएगा। और यदि वो केवल माल की आपूर्ति करता है तो यह लिमिट 40 लाख रुपए है। तो आपको ध्यान में रखना है 20 लाख या 40 लाख। परंतु यदि कोई व्यक्ति विशेष वर्ग के 4 राज्यों मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में माल और सेवाओं की आपूर्ति करता है, तो उसका जो कुल आवर्त है 10 लाख रुपए से अधिक होते ही, 10 लाख रुपए से। और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पांडिचेरी और तेलंगाना में 20 लाख रुपए से अधिक होने पर वो पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हो जाएगा, चाहे वो माल और सेवाओं की करे या केवल माल की करे या केवल सेवाओं की करे, किसी भी चीज़ की आपूर्ति करता है वो, उसकी लिमिट इन 4 राज्यों में 10 लाख रुपए से अधिक और इन 6 में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पांडिचेरी और तेलंगाना में 20 लाख रुपए से ज़्यादा होने पर उसको पंजीकरण कराने के लिए वो उत्तरदायी हो जाएगा।
तो ये आपको लिमिट याद में रखनी है, 20 लाख, 40 लाख, 10 या 20 लाख जो भी है। ये अनिवार्य पंजीकरण। अनिवार्य पंजीकरण का मतलब 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से कम आवर्त होने पर भी निम्नलिखित व्यक्तियों को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा। तो ये कुछ दशाएं ऐसी हैं, कुछ केस ऐसे हैं जिसमें आवर्त भले ही इस लिमिट से कम ही क्यों ना हो, आपूर्ति का मूल्य इस वैल्यू से कम भी क्यों ना हो, तो भी उसको अनिवार्य रूप से उस व्यापारी को अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक है। तो ये वो केसेस हैं आपके सामने मैं पढ़ने जा रहा हूँ इनको। ये नंबर 1 है, ऐसा व्यक्ति जो कर योग्य माल की अंतर्राज्यीय आपूर्ति, इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पूर्ति करता है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति पंजीकरण कराने के लिए उसको अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण करवाना होगा जो कर योग्य माल की अंतर्राज्यीय आपूर्ति, इंटरस्टेट आपूर्ति करता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति, इसमें अपवाद भी है, परंतु यदि कोई व्यक्ति केवल सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है तो उसे पंजीकरण कराने की आवश्यकता उसी दशा में होगी यदि उसका वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 20 लाख रुपए और विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में 10 लाख रुपए से अधिक हो, चाहे भले ही वह कर योग्य सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति करता हो। तो सेवाओं की आपूर्ति करने वाले पर यह नियम लागू नहीं होता ये वाला, लेकिन अगर केवल वो माल की आपूर्ति कर रहा है, अंतर्राज्यीय आपूर्ति कर रहा है और उसकी माल की वैल्यू 40 लाख रुपए से कम है, तो उसको भले ही अंतर्राज्यीय आपूर्ति करने पर उसको पंजीकृत करवाना आवश्यक होगा। परंतु यदि कोई केवल व्यक्ति सेवाओं की आपूर्ति करता है, सेवाओं की, तो भले ही वो अंतर्राज्यीय आपूर्ति कर रहा है, अंतर्राज्यीय आपूर्ति करने पर भी उसका जो वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 20 लाख रुपए से ज्यादा होने पर, विशिष्ट श्रेणी के 4 राज्यों में 10 लाख रुपए से अधिक होने पर ही वो पंजीकरण कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उत्तरदायी होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नंबर 2, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति, कर योग्य आपूर्ति करते हैं तो आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति कौन होता है, इसकी परिभाषा इस पर हम चर्चा कर चुके हैं डेफिनेशन वाले लेसन में। इसी तरह से विपरीत प्रभार के तहत कर भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, कर योग्य आपूर्ति करने वाला अनिवासी व्यक्ति, व्यक्ति जो एजेंट या अन्य रूप में या अन्य व्यक्तियों की ओर से कर योग्य मालों या सेवाओं की पूर्ति करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसे धारा 9(5) के अधीन कर चुकाना आवश्यक है। इनपुट सेवा वितरक चाहे इस अधिनियम के अधीन प्रत्यक्ष रूप से पंजीकृत है या नहीं है। इसके बाद प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसे धारा 52 के अनुसार उद्गम स्थान पर कर काटना आवश्यक होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो दूसरे देशों से भारत में ऑनलाइन सूचना और डाटा पर आधारित पहुंच या सुधार सेवाओं की आपूर्ति करता है। ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद, जो जीएसटी काउंसिल होती है, जीएसटी परिषद होती है, की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए। तो ये 10 केस ऐसे हैं, इन दशाओं में भले ही आपूर्ति का मूल्य उस वैल्यू से कम क्यों ना हो, उस लिमिट से कम क्यों ना हो जो मैंने आपको ऊपर बताई है, इन सभी दिशाओं में पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है, अनिवार्य है। ठीक है, तो ये थ्योरी के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अनिवार्य पंजीकरण किन दशाओं में आवश्यक होता है। तो ये आप 10 पॉइंट ध्यान से याद कर लें, अच्छी तरह से इनको समझ लें। चलिए आगे चलते हैं। ये तो एक नंबर पॉइंट ये था हमारा, एक नंबर पॉइंट ये था। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट, पूर्व में पंजीकृत व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो जीएसटी लागू होने से ठीक पहले वाले दिन पूर्व में प्रचलित अधिनियम के अधीन लाइसेंस रखता था, उसे जीएसटी अधिनियम प्रारंभ होते ही पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। नंबर अगला पॉइंट है, यदि व्यवसाय हस्तांतरण या उत्तराधिकार में मिला है। जब कभी इस अधिनियम में पंजीकृत कारोबार किसी अन्य व्यक्ति को चालू संस्था के रूप में उत्तराधिकार या अन्य रूप में हस्तांतरित किया जाता है, जिसे कारोबार का हस्तांतरण किया गया है, उसे हस्तांतरण तिथि से पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा। कंपनियों के विलय की दिशा में किसी योजना की मंजूरी या कंपनी के समामेलन की दिशा में उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में, या दो से अधिक कंपनियों के विलय के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख या कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा निर्गमन का प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। तो ये पंजीकरण से संबंधित रूल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और आगे ऐसे व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, जिनको पंजीकरण करवाना जरूरी नहीं है, उन पर हम डिस्कस करेंगे। जी, तो व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे,
ऐसे व्यक्ति जिन्हें पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है, अब हम उन पर डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित व्यक्ति पंजीकरण के लिए दायी नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति जो केवल ऐसे माल या सेवाओं की पूर्ति के कारोबार में लगा हुआ है जो जीएसटी या आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अधीन कर के लिए दायी नहीं है या कर से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त है। और कृषक जो स्वयं की भूमि पर अपनी खेती की उपज की आपूर्ति कर रहा है, तो इन्हें पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं होता। इसको भी ध्यान में रखना है हमें। सेकंड, सरकार परिषद की सिफारिशों पर अधिनियम द्वारा ऐसे व्यक्तियों के वर्ग को जिन्हें इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है उल्लेखित कर सकती है। तो सरकार किसी वर्ग विशेष को, किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है पंजीकरण से। किसान जो अपनी स्वयं की भूमि पर अपनी खेती की उपज की आपूर्ति करने में लगा है, उसे भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो केवल ऐसे माल या सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है जो सीजीएसटी या आईजीएसटी के अधीन कर के लिए दायी नहीं है या कर से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त है, तो इन्हें पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। अब जो हम बार बार एक शब्द डिस्कस कर रहे हैं, आपूर्ति या टर्नओवर, जो वो लिमिट थी 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कुल आवर्त में क्या क्या शामिल करना है, क्या क्या शामिल नहीं करना, उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो धारा 2(6) के अनुसार कुल आवर्त में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। जो हम रजिस्ट्रेशन के लिए जो हमारी लिमिट है, विशेष श्रेणी के 4 राज्यों में 10 लाख, 6 में 20 लाख, या जो केवल जो माल और सेवाओं दोनों की आपूर्ति करता है उसके लिए 20 लाख, या जो केवल माल की आपूर्ति करता है उसके लिए 40 लाख से ज़्यादा, तो वो जो 10, 20 या 40 लाख की कैलकुलेशंस करनी है टोटल टर्नओवर की, उसमें किसको शामिल करना है, कौन सी बिक्री शामिल होगी, कौन सी आपूर्ति शामिल नहीं होगी, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1, कुल आवर्त में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 1, सभी कर योग्य आपूर्ति। सभी कर योग्य आपूर्तियां वो तो नेचुरल है, लेकिन उस आवक आपूर्ति के मूल्यों को छोड़कर जिस पर विपरीत प्रभार के आधार पर कर दे हो, आवक आपूर्ति को शामिल नहीं करना है इसमें। आवक आपूर्ति जिस पर विपरीत प्रभार के आधार पर कर चुकाना होता है। अब यह विपरीत प्रभार क्या होता है, नोट देखिए, यदि माल अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति एक अपंजीकृत पूर्तिकर्ता द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को की जाती है, मतलब किसी अपंजीकृत व्यक्ति ने किसी पंजीकृत व्यक्ति को आपूर्ति की है, तो उस पर पंजीकृत व्यक्ति को कर चुकाना पड़ता है। विक्रेता तो ये है अपंजीकृत, टैक्स तो इसको चुकाना चाहिए, और खरीदने वाला कौन है, पंजीकृत। चूंकि ये अपंजीकृत है, इसलिए इसकी तरफ से टैक्स कौन चुकाएगा, ये पंजीकृत व्यक्ति। तो ऐसी आवक आपूर्ति पर पंजीकृत व्यक्ति द्वारा चुकाया गया कर विपरीत प्रभार कर कहलाता है। मतलब चुकाना था विक्रेता को, लेकिन चुकाना किसको पड़ रहा है, क्रेता को। तो इसको बोलते हैं, ये कब होता है, जब कोई अपंजीकृत व्यक्ति किसी पंजीकृत व्यक्ति को किसी माल की आपूर्ति करता है या सेवा की आपूर्ति करता है या दोनों की आपूर्ति करता है, तो उस पर पंजीकृत व्यक्ति को कर चुकाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं विपरीत प्रभार कर। ठीक है, तो इसको शामिल नहीं करना है इस टर्नओवर में, इस परचेज को शामिल नहीं करना है इस टर्नओवर में। तो कुल आवर्त में एक तो सभी कर योग्य आपूर्तियों को लेना है, लेकिन इसे शामिल नहीं करना है। कर मुक्त आपूर्तियों को भी लेना है, कर भले ही कर मुक्त है, उस पर टैक्स ना लगे, लेकिन टोटल टर्नओवर की कैलकुलेशन करते समय उन्हें भी शामिल करना है। इसमें गैर कर योग्य आपूर्ति भी शामिल है। गैर कर योग्य किस पे कौन होती है, शराब की बिक्री, शराब की आपूर्ति, पेट्रोल की आपूर्ति, नेचुरल गैस आदि की आपूर्ति, इसको भी शामिल करना है एक बार। माल या सेवा या दोनों का निर्यात, इसको भी शामिल करना है। ऐसे व्यक्तियों को अंतर्राज्यीय आपूर्ति जो एक ही स्थायी खाता संख्या रखने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई हो और जिसकी गणना संपूर्ण भारत के आधार पर की गई हो, परंतु कुल आवर्त में निम्नलिखित को शामिल नहीं करते, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और ये यूटीजीएसटी, ये उपकर, सेस, स्वयं के व्यवसाय के अन्य स्थानों को उसी राज्य में बिना प्रतिफल के की गई आपूर्ति, इसको भी शामिल नहीं करना है। तो इनको शामिल नहीं करना, इनको शामिल करना है। जब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे।